हेलो एवरीवन। मुबारक हो आप सबको। बहुत बहुत खुशी की बात है और बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट का फेवर रखने वाले सो कॉल्ड यूपीएससी के टीचर्स हैं वो भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले ही वीडियो बना लिया था, डंका पीटना चालू हो गया कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया जापान को हरा के। पर इसमें कुछ लोग बेवकूफ़ भी बन गए, कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया भी। यहाँ तक कि नीति आयोग के सीईओ तक ने बेवकूफ़ी कर दी कि जो फिगर्स आए हैं आईएमएफ की तरफ से वो प्रोजेक्शंस थे। इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी इज़ $4187 बिलियन और जापान का इतना $1 बिलियन से ऊपर है। अभी तक करंट जो फिगर्स हैं वो नहीं आए हैं। प्रोजेक्शंस पे ही उछलना शुरू हो गए कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन गया है। अभी शायद आई थिंक May 30, आज 28 तारीख है, 30 तारीख परसों ये फिगर्स आएंगे, मगर एक हफ्ते पहले से ही उछल कूद शुरू हो गया है और बेवजह। क्योंकि ग्रोथ तो है पर प्रॉस्पेरिटी कहाँ है हमारे देश में, ये भी तो देखना चाहिए। सिर्फ ग्रोथ दिखा दिखा के आप बेवकूफ़ कब तक बनाओगे। लोग हैं भी वैसे बेवकूफ़ काफ़ी, खुद रोटी प्याज खा रहे होते हैं और नेताजी की बात, बड़े नेताजी की बात सुन सुन के खुश होते रहते हैं। और वो रोटी भी सब्सिडी वाले आटे की होती है। अपना हाल नहीं देखते हैं, सिर्फ भाषण सुन सुन के खुश हो जाते हैं लोग। प्रॉस्पेरिटी कहाँ है भाई हमारे देश में, ये भी तो देखो। चलो बात करते हैं कि आईएमएफ का जो फिस्कल ईयर लेबलिंग है FY24 का, मतलब कैलेंडर ईयर 2025 का, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया और सबने, नीति आयोग के सीईओ तक ने, सबको जल्दी मची है अपना छाती पीटने का, क्रेडिट लेने का कि इंडिया फोर्थ स्पॉट में पहुंच गया। फोर्थ स्पॉट, फोर्थ रिचेस्ट कंट्री होके भी सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में, आप बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स और फिगर्स आपको देखने को मिलेगा पूरे वीडियो में। फिलहाल इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.9 ट्रिलियन की है और जापान की $4 ट्रिलियन है। May 30 को फाइनल फिगर्स आएंगे जिसमें मार्च क्वार्टर का जीडीपी का फिगर्स रिलीज़ किया जाएगा बाय आईएमएफ। चलो यहाँ पे हम देखते हैं सच्चाई, हकीकत। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया तो प्रॉब्ली हो भी जाएगा, कोई बात नहीं। बट हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है? 2880, 29 मान लेते हैं। $2,900 एक व्यक्ति कमाता है पूरे साल में। वहीं पे जापान, जिसको हम हराने का दावा कर रहे हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति $34,000 कमाता है। कहाँ 3,000 इसको मान लो, चलो 3,000 राउंड ऑफ कर दो, 3,000, ये 34,000। हमसे 11-12 गुना ज़्यादा वहाँ का आदमी अमीर है। यूएस से मुकाबला करो, 90,000। हमसे 30 गुना ज़्यादा, 30 टाइम्स ज़्यादा अमीर है वहाँ के लोग। हम खुशियाँ मना रहे हैं बेवजह। इंडिया में 1.46 बिलियन लोग हैं, तो ये $4 ट्रिलियन जो है ना वो डिवाइड होगा 1.46 बिलियन में, तब जाके हमारे हाथ में सिर्फ इतना आता है। और जापान में सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं और उनमें जब डिवाइड होता है तो इतना आता है उनके हाथ में। तो देयर इज़ डीप इनइक्वालिटी। उसके बाद भी अगर आप अंबानी अडानी को निकाल दोगे तो हमारे हाथ में चिल्लड़ आता है, वो आप आगे देखोगे वीडियो में। तो जर्मनी और जापान, इनको भी अगर हम ओवरटेक कर लेंगे ना तो भी पर कैपिटा इनकम वाइज हमारा कोई मैच नहीं है इनके आगे। ठीक है, इनके बराबर हम कभी, हमारे जीते जी तो नहीं हो सकते। जो हम लोग हैं 20-30 साल के लोग हैं, हम लोग के जीते जी तो हम नहीं देखेंगे। चाइना के साथ थोड़ा बहुत हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले चाइना $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना था। तब भी चाइना का पर कैपिटा इनकम $3,500 था। और आज की बात है नहीं, 10 साल पहले $3,500 हर चाइनीज़ व्यक्ति के हाथ में था। आज चाइना $19.23 ट्रिलियन का है और आज हर एक चाइनीज़ के हाथ में $13,000 है और हम लोग के हाथ में $3,000 भी नहीं है। ये क्या दिखाता है कि चाइना ने इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल यूज़ किया। सिर्फ उनके जो सेठ जी लोग हैं वही अमीर नहीं हुए। चाइना के जो आम आदमी था उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ, हर चीज़ इंप्रूव हुई है। पिछले 20 साल से इंप्रूव हो रही है, हमारी उतनी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ डिजीज़ हमने इरेडिकेट कर दिया, बट 80 करोड़ लोग अभी तक अपना आटा चावल नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या, कौन किस चीज़ की बात करें हम। डिस्कनेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे जीडीपी और पब्लिक प्रॉस्पेरिटी के बीच में, कि जीडीपी का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी बहुत बहुत ख़राब है। जो जीडीपी ग्रोथ है वो कुछ सेक्टर्स और कुछ जोग्राफीज़ में ही सीमित है। मुंबई, बैंगलोर जैसे सिटीज़ में ही सीमित हैं। कुछ सेक्टर के लोग ही अमीर बन रहे हैं, जैसे टॉप के सीईओज़ हैं। 10 साल पहले और आज के उनकी सैलरी में 40 गुना का फ़र्क आ गया है। पर जो एंट्री लेवल जॉब जो लोग लेते हैं उनकी सैलरी में 10% भी फ़र्क नहीं आया है। उतनी सैलरी में वो घुस रहे होते हैं। तो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, ये सबसे फैसिनेटिंग फिगर आप देखोगे अगर जो लोग अभी तक टिके हुए हैं तो। टॉप 1% जो है ना हमारे देश में, वो 40% देश का पैसा दबा के बैठा है।
और जो आखिरी 50% है, मतलब आखिरी 70 करोड़ पीपल, उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का फिगर है। तो सोचो ये जो आखिरी 70 करोड़ लोग हैं, इनकी कितनी बुरी हालत है। जो टॉप 10% है वो 57% नेशनल इनकम रखता है अपने पास। तो जीडीपी की जो पर कैपिटा का जो फिगर है 2880, ये भी मिसलीडिंग है। ऑलरेडी कम है मगर ये मिसलीडिंग है। कैसे, ये देखो, अगर हम टॉप 1% को निकाल देना जो 40% वेल्थ लेके बैठा है, तो 1% भी निकला, उनके साथ 40% पैसा भी निकला, तो पर कैपिटा बचता है 1670। और अगर टॉप 5% को हम निकाल दें और उनका पैसा भी निकाल दें, तो बचे 95% के हाथ में सिर्फ $1100 आता है साल में। $1100, ये 1 लाख रुपया भी नहीं होता है। $1100 पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम से भी कम है, बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम से भी कम है, सब सहारन अफ्रीका के भी पर कैपिटा इनकम से कम है। तो 95% जो इंडिया की जनता है वो पाकिस्तान से भी गरीब है, सब सहारन अफ्रीका से भी ज़्यादा गरीब है। और खुशियाँ मनाते हैं हम। खाने को दाना नहीं है, रोटी नहीं है, सब्सिडी वाली आटा खाते हैं, किसी तरीके से ज़िंदा हैं, आटा और चावल और नमक खाते हैं, प्याज के साथ खाते हैं, पर छाती पीटते हैं हम अपने नेताजी को सुन के। और उनके जो चमचे वगैरह, आजकल तो यूट्यूब न्यूज़ चैनल तो थे ही, यूट्यूब में भी भर गए, उनको सुन सुन के हम खुश होते रहते हैं क्योंकि डेटा तो फ्री है। अच्छा देखो, ये इतनी बड़ी हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, पर 80 करोड़ लोग अभी तक फ्री का राशन उड़ा रहे होते हैं। उनके पास बेसिक आटा चावल का पैसा नहीं है। 95% जो लास्ट 95% है, $1100 कमाते हैं, मतलब वो 1 लाख रुपया भी नहीं बनता है, लेस दैन 1 लाख रुपये पर ईयर उनकी कमाई है। तो इंडिया में एक मास पॉवर्टी सिचुएशन है। पता नहीं कौन सी अफीम सूंघ के बैठे हैं, कौन सा क्या फूक के बैठे हैं कि अपनी गरीबी नज़र नहीं आती लोगों को। ये तो जैसे वो रोड के किनारे बेवड़े होते हैं ना, पी पा के पड़े होते हैं नाले के किनारे, उसको खुद नहीं पता है क्योंकि कि वो कितना घटिया स्तर पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने कुछ पी लिया है जिससे उसके अंदर का सेंसेशन मर गया है। तो अपनी 95% जनता भी वैसी है, कुछ कुछ अफीम कुछ उन्होंने सूंघ लिया जिसके वजह से अपनी पॉवर्टी दिखाई नहीं देती उनको। लोग कहते हैं कि जब पैसा आता है देश में तो ट्रिकल डाउन होता है। कहाँ ट्रिकल डाउन हुआ? जो अमीर है वही बड़ा बड़ा और अमीर होता जा रहा है। पहले $1-2 बिलियन का घर था, अभी और वैसे 3 और घर बना रहे होते हैं। अपनी शादियों में 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए उड़ा देते हैं। और बाकी जो लोग हैं जो 10 साल पहले भी 8,000 रुपये महीना कमाते थे, उनकी सैलरी कितनी बड़ी होगी? 8 से बहुत ज़्यादा 9,000 हुई होगी। आप अपना सोचो, अपने घर का सोचो। अगर अभी नहीं कमा रहे हो तो अपने पापा का देख लो, 10 साल पहले क्या था, आज क्या था, कितना डेवलपमेंट हुआ। बाकी मैं रिलायंस और अडानी, उनका भी अभी आपको फिगर दिखाऊंगा कि उनका 2 साल 3 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ। कंपेयर करना अपने पापा के साथ कि उनका कितना डेवलपमेंट हुआ, तब आपको समझ में आएगा। देखो, जॉबलेस ग्रोथ एंड सेक्टोरल स्क्यू, जो मेजर डेवलपमेंट हुआ जिसके वजह से इंडिया पैसा कमाता है, वो कुछ ही सेक्टर्स हैं, आईटी, फाइनेंस, कॉरपोरेट, इन्हीं सब के वजह से जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलता है। मगर ये सेक्टर्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं। तो पैसा जो आता है इन कंपनीज़ में, इन कंपनीज़ के पास ही रह जाता है, उससे वो और एक्सपैंड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी आ रहा है, तो लोगों की जो जॉब्स थी आईटी वाईटी में, वो भी अब कट रही हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, धरती को हम माँ बोलते थे पहले के ज़माने में, धरती माँ बोलते थे। किसान जो है वो पूजता था अपनी धरती को, उसका वजह था ना। आज भी आप देखो, एग्रीकल्चर, जो धरती माँ है वो आज भी, आज कल बूढ़ी हो गई है, उतना उसमें जोर नहीं रहा, मगर फिर भी आज भी 50% लोगों का पेट पालती है इंडिया में एग्रीकल्चर। मतलब 70 करोड़ लोगों का पेट पालती है एग्रीकल्चर। भले ही अभी उतना क्षमता नहीं रहा, सिर्फ 18% ही कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, बट फिर भी इसने अभी तक 50% लोगों का हाथ थामा हुआ है। सेठ जी, नेताजी, कोई नहीं थामा है। थोड़ा थोड़ा डीपली सोचना इस बात को। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो होता है ना, सेक्टर ऐसे 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसी कंपनीज जहाँ पे लेबर से काम चलता है। कैपिटल इंटेंसिव होता है जहाँ पे पैसे से चलता है, लेबर उतना ज़रूरत नहीं होता है। जैसे बैंक है, आईटी है, लेबर उतना नहीं चाहिए, अगर कैपिटल है तो आपका काम हो जाएगा। तो जो हमारी ज़्यादातर जीडीपी है, 50% जीडीपी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से आ रही होती है, बैंक वगैरह, फाइनेंस, आईटी, ये सबसे। बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 30% लोगों को देती है ये। ठीक है, और वो भी ज़्यादातर जो है एंट्री लेवल जॉब्स हैं, बहुत ही कम, 25-30 हज़ार में बेचारे काम कर रहे होते हैं। टॉप लेवल जो लोग 2 लाख 5 लाख पर मंथ कमाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उंगलियों में गिन सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मिडिल क्लास जो है ना वो बिल्कुल स्क्वीज़ हो गया। गरीब तो चलो गरीब है, वो आटा चावल उसको मिल जाता है, वो उसमें खुश हो रहा है। मिडिल क्लास भी दब गया है। मिडिल क्लास का ना ग्रोथ है, ना उसके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा तो वैसे भी पॉवर्टी का यही मतलब होता है ना, जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाए लाइफ में। अमर्त्य सेन का ये डेफिनेशन है कि पॉवर्टी ये नहीं है कि पैसा नहीं है आपके पास, पॉवर्टी ये होता है जब आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं लाइफ में। जैसे मान लो आप किसी एकदम गाँव में चले जाओ जहाँ कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है, या फिर आपको 400 साल पहले भेज दिया जाए, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था आदमी के पास, तो पैसे लेके भी क्या ही करोगे? कोई ऑप्शन तो है नहीं, कहीं कहीं पे आप फ्लाइट नहीं ले सकते, कहीं पे आप हॉलिडे पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। जो है नॉर्मल देसी खाना वही खाना है आपको, आपको पिज़्ज़ा तक ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नहीं होता तो आदमी गरीब होता है, मिडिल क्लास के पास ऑप्शन खत्म हो रहा है। स्टैग्नेंट वेजेस हैं, इन बेचारों के वेजेस नहीं बढ़ते हैं, इन बेचारों के, मैं भी इसी में आता हूँ, वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो लोग धंधा वगैरह कर रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन और खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी अब इनके धंधों में घुस रहे होते हैं, ठीक है। जो करते हैं उनको पता है, ग्रॉसरी सेक्टर में जिस तरीके से घुसा है कॉर्पोरेट, बड़े हाउसेस जो लोग चला रहे हैं, जिनका घर इन सब से है, उनको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रोथ जो है एक्सक्लूसिव हो गया, ग्रोथ होनी चाहिए इंक्लूसिव, सबके साथ बढ़ना चाहिए, बट अब बुरी तरीके से एक्सक्लूसिव हो गया है। इससे क्या होता है, मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेट हो रहा है और सोशल और पॉलिटिकल बैकलैश आता है। जब भी आप देखोगे किसी भी समाज में इनइक्वालिटी बढ़ता है ना, वो समाज में पॉलिटिक्स जो है बड़ी वायलेंट हो जाती है। अमेरिका में देखो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी और ये सब एक्सक्लूजनरी चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा गरीबी, उधर भी काफ़ी लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। इस वजह से ट्रंप आ गया। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो तो जर्मनी में भयंकर गरीबी थी, इसलिए हिटलर आ गया। तो हमारे यहाँ एक तरीके से कांग्रेस की भी गलती है, उन्होंने जो इतने साल राज किया, उन्होंने भी कोई इंक्लूसिव, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, बट इंडिया उतना इंक्लूसिव नहीं बन पाया। उससे नाराज़ होकर गुस्से में लोगों ने राइट विंग सरकार चुन ली। हमेशा यही होता है, हर जगह यही होता है, अमेरिका में भी यही हुआ, जर्मनी में भी यही हुआ था, हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। जब लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ता है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता है, वहाँ पे राइट विंग सरकार आ जाती है, फिर चीज़ें और ख़राब हो जाती है, जो कि हम तीनों जगह पे देख सकते हैं पैटर्न को। तो यहाँ पे अगर हम बिलियनर्स का अगर आप हाल देखें, जैसे गौतम अडानी है, 2020 में इनका नेटवर्थ $9 बिलियन था, 2022 में $100 बिलियन हो गया, और पीक में जब पहुंचा था ना तब $150 बिलियन था। तो ऐसा क्या कर लिया इन्होंने? आपके फादर की हुई इतनी? 2020 में मान लो उनके पास 9 लाख रुपए थे, फिर 2022 में अचानक से वो करोड़पति बन गए। हुआ आपके फादर के साथ? नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर नहीं हुआ होगा। तो गौतम अडानी ने ऐसा क्या कर दिया, या सरकार ने ऐसा क्या कर दिया उनके लिए कि 100 150 ऐसा उनका वैल्यूएशन गया? स्टॉक मार्केट में जो बूम आता है उसका फ़ायदा तो इंडियंस को होता नहीं है, इंडिया से उल्टा वेल्थ ड्रेन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, 90% लोग तो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। जो 10% है वो कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग यही सब करते रहते हैं, और जो बड़ी पार्टीज़ होती है वो महीने में 1 तारीख को आती है, उनका पूरा सैलरी उठा के लेके चली जाती है। तो वो तो और कंगाल होने की जगह है इंडियंस के लिए। इंडियंस तो वहाँ पे एक पैसा कमा नहीं पाता है, क्योंकि जीरोधा के फाउंडर सब ने बोला है कि कोई पैसा नहीं कमा पाता है, जो लोग रिटर्न्स बनाते हैं वो एफडी से भी कम है। तो इंडियंस वहाँ पे जाके जुआ खेलने लग जाते हैं, और उनका सारा पैसा बड़ी पार्टी उड़ा के लेके चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट बूम तो इंडिया में कोई उसका फ़ायदा है नहीं। हाँ, जो एस आई पी कर रहा है उसका शायद हो जाए, जिसने इंडेक्स फंड में लगा के रखा है उसका स्लो ग्रोथ उसका हो जाएगा, बट मेजॉरिटी लोग जुआ खेलते हैं। तो स्टॉक मार्केट का तो इंडिया में कोई इतना फ़ायदा ही नहीं है। तो इंडिया, ये मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। यूएस का भी मैंने बात बोला, यूएस का अगर आप देखो तो $30.51 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। उसके बावजूद ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, जो भयंकर होमलेसनेस, ड्रग एडिक्शन। आप देखोगे आजकल तो यूट्यूब में भी वीडियो आते हैं कि अमेरिका का जो डार्क फेस है वो दिखाते हैं लोग, नहीं तो पहले तो सिर्फ मैनहट्टन का वो जो स्काई लाइन है वही दिखा के रख देते थे हॉलीवुड वाले, अभी यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं अंदर जा जाके कितनी भयंकर गरीबी उधर भी है। यही वजह है ट्रंप पावर में आया। 4 करोड़ लोग जब परेशान हैं, और उसके ऊपर और 10 करोड़ आप ले लो, 15 करोड़ ले लो, उनकी हालत वो भी हैंड टू माउथ है, पेचेक टू पेचेक जी रहे होते हैं। इस वजह से भयंकर उसको सपोर्ट मिला, और ट्रंप जैसा व्यक्ति पावर में आता है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, टैरिफ, एंटी ग्लोबलाइजेशन ये सब चालू कर देता है, जो कि और ख़राब है। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ने करा था वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। जब भी गरीबी आएगी राइट विंग पावर में आएगा, और राइट विंग पावर में आएगा तो मेजर क्राइसिस की तरफ वो ढकेल देगा। ये पैटर्न है, ये पैटर्न फिक्स्ड है, ठीक है। हाई जीडीपी डज नॉट गारंटी ह्यूमन डेवलपमेंट और पब्लिक सेटिस्फैक्शन, ये हम अमेरिका से ही सीख सकते हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा वाला इकोनॉमी है, फिर भी हालत देख लो उनकी। इंडिया में तो और बुरी चीज़ है, इंडिया में तो कम से कम, इंडिया में तो दिखाई भी नहीं देता, अमेरिका कम से कम दिख जाता है, ठीक है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है। मैंने पहले भी कहा कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वेल्थ का तो वो सोशल अनरेस्ट क्रिएट करेगा और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स लेके आएगा, लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति फेथ चला जाएगा। आप देखते ही हो आजकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कितनी कम हो रही हैं, आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट भी वैसी है, यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाते हैं आजकल। आप देख रहे हो कितने सारे चैनल्स जो अच्छे अच्छे थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, उनका क्या हाल हो रहा है, ठीक है। एक एलियनेशन का एक फील आता है और पॉपुलिज्म बढ़ जाता है। पॉपुलिज्म मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में भी होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे लगा दिया और जनता को इमोशनली उसके पीछे एक कोई चीज़, जैसे कुछ भी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकता है, इंटरनेशनल पॉलिसी, जैसे जयशंकर उन लोगों को सुना के आते थे यहाँ वहाँ जाके, तो लोग बड़ा तालियां बजाते थे। क्या हुआ, सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। 2019 में तो फिर भी साथ दिया था, इस बार तो किसी ने साथ नहीं दिया। तो ये पॉपुलिज्म अगर आप करोगे तो पूरे दुनिया भर से आपको ऐसा ही मिलेगा। तो
रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिस्कंटेंट टर्निंग इनटू पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। हम देख भी रहे हैं ना कितना वॉलेटाइल, कितना वायलेंस से भर गया अपना पॉलिटिक्स, मार धाड़ कितना कुछ हो रहा होता है भाषा के ऊपर। साउथ इंडिया में जहाँ पे ये सब चीज़ें उतनी नहीं होती थी, वहाँ पे भी भाषा के ऊपर मार धाड़ शुरू हो गया। हर जगह वायलेंस बढ़ेगा जब इकोनॉमिक डिस्कंटेंट बढ़ेगा। बैंगलोर वाले क्यों बोल रहे हैं कनाडा में बात करो, क्योंकि उनके खुद के जेब खाली हैं। जो कनाडा लोग हैं वो देख रहे हैं जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं मिला तो भाषा के नाम पर पीटो। पीटने से मतलब है, यही होता है। ठीक है, तो पॉलिसी कैप्चर बाय रिच, अगर इस टाइप की सरकार बनती है ना, तो जो रिच होता है वही पॉलिसी बनाता है। ऐसे तो देखने में लगेगा नेता बना रहा है, नेता के सिग्नेचर होंगे, सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे, बट पॉलिसी बना रहा होगा अमीर आदमी। वो बैठ के बना रहा होगा कि टैक्सेशन के पॉलिसीज़ क्या होंगे, रेगुलेशंस कैसे होंगे, पब्लिक स्पेंडिंग कैसी होगी। और इससे क्या होगा कि जो गरीबों के लिए जो स्कीम्स बनती थी, पब्लिक सर्विस की जो स्कीम्स बनती थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, जो हम देख भी रहे हैं। क्योंकि अमीरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है, तो वो सरकारी स्कूल को क्यों इम्प्रूव करेंगे? तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, वो अपने गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक सर्विसेज थी कि स्कूल्स को इम्प्रूव करो ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी जगह पढ़ सके, हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करो, रोड को इम्प्रूव करो, जो जहाँ पे लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग रहते हैं उसको इम्प्रूव करो, वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि अमीर लोगों ने अपना सब कुछ अलग कर लिया, अपनी दुनिया अलग बसा ली है, तो क्यों इस पे ध्यान देगा कोई? तो पॉलिटिकल विल ही नहीं रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही करें, सर्विसेज को सही करें। क्यों करें? लोग तो ऐसे ही हमको वोट दे देती है धर्म के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। नेशनल सिक्योरिटी देखो होना चाहिए, टेररिस्ट ने हम लोगों को मारा, उसके खिलाफ बैकलैश होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड है। 26 लोगों को मार दिया, उसका बदला लेना ही चाहिए। बट 40,000 लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं इंडिया में, उसका क्या? हर रोज़ 120 लोग मरते हैं, ठीक है, हर घंटे 4 लोग मरते हैं, उसका क्या? उसका कौन से पाकिस्तान पे बम गिराओगे? कौन से किसको सज़ा दोगे? इसकी बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है, जैसे इस वाले में ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर चला गया था, इस वाले पे जो है वो ब्लेम अपने नेताजी पे जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल मिटा दिया जाता है, इसके बारे में बात ही नहीं होती है। इसका अच्छा है, आपको दुश्मन मिल गया ना, ब्लेम लगा दो, बम गिरा दो। इस वाले चीज़ में किस पे बम गिराओगे? इसमें तो नेताजी फंस जाएंगे। ठीक है, फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पूरा ब्रोकन, अगर आप देख सकते हो हैवी रेन्स। मैं एक वीडियो बनाने वाला था बैंगलोर के फ्लडिंग पे, थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं बैंगलोर में, फिर से फ्लडिंग हो गया, तो उसका क्या सिस्टम है उसमें मैं अगर देखता हूँ, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो हो सके तो मैं उस पर बना दूंगा। तो हैवी रेन्स होता है कोस्टल एरिया पे, पूरा सब टूट फूट जाता है, बह जाता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जीडीपी हाई होने से भी क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी पुअर है। 800 मिलियन, 80 करोड़ लोगों को जीडीपी वीडीपी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ में कोई 1% का इंप्रूवमेंट नहीं है ना, उनको कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला, वही आटा चावल मिलेगा, दाल तक नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट का बस चल रहा है तो अभी तो मिड डे मील से बेचारे छोटे बच्चे उनके प्लेट से अंडा तक उठा ले रहे हैं धर्म के नाम पे, जबकि उनको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है। हाउसिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, एजुकेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, हेल्थ केयर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक मिरेकल है ना, ये बहुत फ्रेजाइल और अनइक्वल फाउंडेशन पे बना हुआ है, गरीब लोगों की लाशों के ऊपर बना हुआ है, साफ तरीके से बोले तो। ये जो इकोनॉमिक मिरेकल की बात करते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाओ, जो जितना अमीर है उसको उतना टैक्स उस पर लगाओ, ताकि वो जो पैसा है जिससे ये 20-20 हज़ार करोड़ के अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, उससे कम से कम एक आदमी, एक जो गरीब आदमी है उसका कुछ भला हो। वो बेचारा फ्री की रोटी खा रहा है, उसको थोड़ा दाल ही मिल जाए। यही हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेबर को फॉर्मलाइज़ करो, क्योंकि अब देखो सरकारी में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं, है ना? सरकारी में भी जो लेबर होते थे वो भी ख़त्म, तो लेबर को फॉर्मलाइज़ करो, जॉब्स जनरेट करो। जॉब्स नहीं जनरेट करोगे और एआई से और इन कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज़ अपना अपना पैसा बना लेगी, तो फिर इवेंचुअली तो दंगा फसाद शुरू हो जाएगा ना। लोग भूखे तो चुपचाप नहीं मरेंगे, एक बार भी हो लोग सड़क पे आएंगे। तो मास जॉब क्रिएट करो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो ताकि लोगों का भला हो, टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो। जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होता है ना, तब तक ये जितनी भी उछल कूद वाली बातें हैं, इकोनॉमिक माइट और ये सब, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सिर्फ अमीरों के लिए जैकपॉट है, और हम जैसे लोगों के लिए, बाकियों के लिए एक मिराज है, एक आंखों का धोखा है, बेवकूफ़ बनाने का साधन है और कुछ नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।